सोचिए, जिस दवा को लोग यह भरोसा करके खाते हैं कि वह उनका लीवर बचाएगी, वही दवा अगर नकली निकले और जान के लिए खतरा बन जाए तो इससे ज़्यादा डरावनी बात क्या हो सकती है। हाल ही में सामने आई खबर ने यही डर सच कर दिया जब यह खुलासा हुआ कि हिमालय की मशहूर लीवर की दवा लिव 52 नकली तरीके से बनाई जा रही थी। यानी जिस दवा पर डॉक्टर, मरीज और परिवार आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही दवा अगर जहर बन जाए तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं, पूरे सिस्टम पर एक गहरी चोट है। यह कोई मामूली दवा नहीं है, बल्कि लाखों लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं, कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के भी। ऐसे में नकली लिव 52 का बाजार में होना अपने आप में यह सवाल खड़ा करता है कि देश में दवाओं की सुरक्षा आखिर किस भरोसे टिकी है। यहीं से कहानी और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि लिव 52 कोई इकलौता मामला नहीं है। यह उस बड़े सच की झलक है जिसमें नकली, घटिया और संदिग्ध दवाएं देश के अलग अलग हिस्सों में खुलेआम बिक रही हैं, सरकारी सप्लाई तक में पहुंच रही हैं, और जब सवाल उठते हैं तो सरकारें तकनीकी दलीलों के पीछे छिप जाती हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। देश में नकली, घटिया और संदिग्ध दवाओं की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन हर कुछ महीनों में जब कोई मामला सामने आता है तो सरकार का जवाब लगभग एक जैसा होता है। तकनीकी कारणों से यह साबित नहीं हुआ कि मौत दवा से हुई। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, नमूने जांच में फेल हुए हैं, कार्रवाई की जा रही है। कागजों में सब कुछ चलता दिखता है, लेकिन जमीन पर न तस्वीर बदलती है, न डर पैदा होता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को केंद्र में रखकर देखें तो यह पूरा तंत्र और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है, जहां सरकारी खरीद, सप्लाई चेन, जांच और सजा, चारों जगह गंभीर सवाल खड़े होते हैं। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2021 और 2022 में एक भी दवा बैन नहीं हुई, जबकि 2023 में 16, 2024 में 158 और 2025 में 37 दवाएं बैन की गई। सवाल उठता है कि क्या उससे पहले दवाएं एकदम सुरक्षित थी या फिर जांच और इच्छा शक्ति की कमी थी। और जब बैन होती भी हैं तो सरकार खुद मानती है कि हाईकोर्ट में याचिकाएं डालकर कंपनियां अंतरिम राहत ले लेती हैं और दवाएं बाजार में बनी रहती हैं। यानी बैन का मतलब कई बार सिर्फ कागजों तक सिमट जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ सरकारी अस्पतालों और योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर दवाओं की खरीद होती है। कई बार नमूने नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी NSQ निकलते हैं। देश भर के आंकड़े देखें तो हर साल करीब 1 लाख से ज़्यादा दवाओं के सैंपल जांचे जाते हैं और उनमें से 3000 के आसपास NSQ पाए जाते हैं। यह संख्या अपने आप में डरावने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ वही नमूने हैं जो जांच तक पहुंचे। जो नहीं पकड़े गए उनका कोई हिसाब नहीं है। सरकार बताती है कि 2020-21 से 2024-25 के बीच नकली और मिलावटी दवाओं के मामले में 3000 से ज़्यादा अभियोजन शुरू किए गए, लेकिन अभियोजन और सजा के बीच लंबा फासला है। कितने मामलों में कंपनियों के मालिक जेल गए, कितनों को लंबी सजा हुई, इसका कोई साफ आंकड़ा नहीं दिया जाता। अक्सर कार्रवाई लाइसेंस सस्पेंड, शो कॉज नोटिस या ब्लैकलिस्ट तक सिमट जाती है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यह भी देखा गया है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियां कुछ समय बाद नए नाम या नई फर्म के जरिए फिर सप्लाई चेन में घुस जाती हैं। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन सिस्टम की ढील इसे संभव बना देती है। कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामले में भी यही पैटर्न दिखता है। उत्तर प्रदेश में मौतों की खबरों पर सरकार ने कहा कि राज्य ड्रग कंट्रोलर के मुताबिक ऐसी कोई मौत दवा से जुड़ी नहीं है। तकनीकी रूप से यह जवाब सही हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब यही निकलता है कि जब तक लैब रिपोर्ट और कानूनी भाषा में सब कुछ फिट न बैठे, तब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी। इस बीच वही दवाएं बाजार में घूमती रहती हैं, सरकारी सप्लाई में भी पहुंचती हैं। सरकार बार बार यह दोहराती है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत राज्य सरकारें जिम्मेदार है। सैंपल लिए जाते हैं, CDSCO वेबसाइट पर ड्रग अलर्ट डाले जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में किसी गांव में रहने वाला मरीज या उसके परिजन CDSCO की वेबसाइट देखते हैं? क्या उन्हें पता चलता है कि जो दवा वह खा रहे हैं वह NSQ घोषित हो चुकी है? असल जिंदगी में यह जानकारी मरीज तक नहीं पहुंचती। केंद्र सरकार यह भी बताती है कि पिछले कुछ सालों में 960 से ज़्यादा फैक्ट्रियों का रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन हुआ और 860 से ज़्यादा कार्रवाई की गई। सुनने में यह बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन
देश में हजारों दवा कंपनियां हैं, फिर सवाल यह भी है कि जिन पर कार्रवाई हुई वे हमेशा के लिए बंद हुई या कुछ महीनों बाद फिर चलने लगी। छत्तीसगढ़ में छोटे और मझोले सप्लायरों की भरमार है, जिन पर निगरानी और भी कमजोर रहती है। एक और बड़ा खेल कंपोजिशन में मामूली बदलाव का है। सरकार मानती है कि कंपनियां दवा के नाम या फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव कर नई दवा के तौर पर बाजार में उतार देती हैं और इसके लिए नियम भी बताए गए हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यह बदलाव कई बार सिर्फ कागज़ों में होता है, असर वही रहता है, जोखिम वही रहता है, लेकिन जिम्मेदारी से बचने का रास्ता मिल जाता है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी और घटिया गुणवत्ता की शिकायतें अक्सर आती हैं। गरीब मरीज के पास विकल्प नहीं होता, वह वही दवा खाता है जो मुफ्त में मिलती है। अगर वह दवा असर नहीं करती या नुकसान करती है तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी उसी मरीज पर आ जाती है। सरकार कह देती है मौत का कारण कुछ और था, दवा से लिंक साबित नहीं हुआ। यही वह जगह है जहां सिस्टम पूरी तरह मरीज के खिलाफ खड़ा दिखता है। सरकार क्यूआर कोड, बार कोड, नई गाइडलाइंस, शेड्यूल एम में बदलाव जैसी बातों का जिक्र करती है। ये सुधार जरूरी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बड़े ब्रांड्स और बड़ी कंपनियों पर असर डालते हैं। छोटे सप्लायर जो अक्सर सरकारी टेंडर के जरिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में दवा पहुंचाते हैं, वे अब भी ग्रे एरिया में काम करते हैं। सवाल यह नहीं है कि कानून है या नहीं, नियम है या नहीं। सवाल यह है कि क्या नकली या घटिया दवा बनाना इस देश में सच में अपराध माना जाता है। अगर माना जाता तो अब तक कुछ बड़े उदाहरण सामने आते। लंबी जेल की सजा, भारी जुर्माना, कंपनियों का स्थायी रूप से बंद होना, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नतीजा यह है कि साल दर साल एनएसक्यू और नकली दवाओं के आंकड़े बने रहते हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीर इस पूरे खेल को और साफ कर देती है। यहाँ सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए दवाओं की खरीद बड़े पैमाने पर होती है और वही खरीद कई बार विवादों के घेरे में रहती है। पिछले कुछ सालों में राज्य में बार बार ऐसी खबरें आई कि सरकारी सप्लाई में आई दवाएं जांच में फेल हो गई, कहीं एंटीबायोटिक असरहीन निकली तो कहीं ज़रूरी दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे। जवाब में सरकारें कुछ दवाओं को बैन करने या कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा करती रहीं, लेकिन यह कार्रवाई अक्सर कागजों तक सीमित रह जाती है। बैन की खबर कुछ दिन चलती है, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है और वही कंपनियां नए नाम या किसी दूसरी फर्म के जरिए दोबारा सिस्टम में घुस आती हैं। छत्तीसगढ़ में दवाओं पर बैन की घोषणाएं खुद यह साबित करती हैं कि समस्या कितनी गहरी है। अगर दवाएं सुरक्षित होती तो बार बार बैन की नौबत ही क्यों आती। सवाल यह भी है कि जब किसी दवा को घटिया या संदिग्ध मानकर बैन किया जाता है तो उससे पहले वह दवा कितने मरीजों तक पहुंच चुकी होती है। गांवों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग वही दवा खाते हैं जो सरकारी अस्पताल से मिलती है। उनके पास न तो विकल्प होता है, न शिकायत करने की ताकत। ऐसे में बैन की खबर उनके लिए राहत कम और डर ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि यह साफ कर देती है कि वे अनजाने में किस तरह का जोखिम उठा रहे थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भी बाकी देश की तरह दवाओं के मामले में सजा का डर लगभग न के बराबर है। कंपनियों पर जुर्माना या अस्थायी रोक लगा दी जाती है, लेकिन जेल भेजने जैसी कड़ी कार्रवाई शायद ही देखने को मिलती है। नतीजा यह है कि दवाओं का यह गोरख धंधा चलता रहता है। एक तरफ सरकारें बैन की सूचियां जारी करती हैं, दूसरी तरफ वही सिस्टम पिछले दरवाजे से उन्हीं कंपनियों को दोबारा मौका दे देता है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान उस मरीज का होता है जो दवा को इलाज नहीं, भरोसा समझकर खाता है और कई बार उसी भरोसे की कीमत अपनी सेहत या जान से चुकाता है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।